हेलो स्टूडेंट्स, कैसे मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। मैं राजेंद्र प्रसाद पांडे आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारी इस ऑनलाइन पाठशाला के साथ। आइए देखिए बच्चों, हम यहां पर अपने इस यूनिट में आगे को चलते हैं, आगे मूव करते हैं और इसमें हम नए कॉन्सेप्ट की ओर को चलते हैं। ओके, इससे पहले क्लास में मैंने बेटा आपको पहले वीडियो में आपको जो मेंशन किया हुआ है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस किया है। तो दो बेसिक पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा हमने यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है साइज। ओके, तो साइज की बात करेंगे बेटा, तो साइज में आ जाते हैं। तो साइज, अब देखो बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इफ साइज इंक्रीजेस डैश डैश डैश, यहां पर एक स्पेस छोड़ देता हूं, डैश डैश डैश, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। क्या होता है बेटा, इसको एक्सप्लेन करूं। अगर हम साइज इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले ये समझने वाले पॉइंट है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। साइज जो टोटली डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब उस न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो तो हम इसको डायरेक्टली रिलेट करें, हमने केमिकल बॉन्ड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पोलराइजेशन यानी कोवेलेंट करेक्टर। और कोवेलेंट करेक्टर जो बेसिकली रिलेट किया गया है वो यहां पर किस तरीके से रिलेट किया गया, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। भाई देखो, अगर मैं पोलराइजेशन में देखूं तो वहां पर भी साइज की हम बात करते हैं। तो साइज में एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना अच्छा कोवेलेंट करेक्टर दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि हम सिंपली ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि एनायन मतलब यहां न्यूक्लियोफाइल, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और बेटा वहां एनायन जो होता है उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को वो म्यूचुअल शेयरिंग में लेके आएगा, यानी कोवेलेंट करेक्टर को बढ़ाएगा। इट मीन साइज बढ़ने पर पोलराइजेशन बढ़ेगा और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे इंक्रीज कर जाएगी। आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा। पोलराइजेशन फिनोमेना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये जो कॉन्सेप्ट है साइज बढ़ना, ये ग्रुप में होगा इन टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप की बात कर सकते हैं। तो ये आई होप कि बेटा आपको पूरा समझ में आया होगा। एक सिंपली छोटा सा बेसिक पॉइंट से मैं आपको समझा दूं कि पोलराइजेशन को हम किस तरीके से रिलेट करते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। भाई देखो, ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फाइनली हमें क्या करना है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को उठा के हमें यहां पर लेके आना है सेंटर पे। अगर ये सेंटर पे आ जाता है तो इसका मतलब ये जैसे ही सेंटर पे आएगा तो वैसे ही यहां पर कोवेलेंट करेक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है इसके नेचर पे और इसके नेचर पे। तो ये जो है ये किस फोर्स से खींचेगा तो उसको बोलते हैं, इसके बेस पे इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर यानी जितनी ज्यादा पावर होगी उतना इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच पाएगा। और इसके डोनेट करने की टेंडेंसी यानी पोलराइजेबिलिटी यानी इसकी एबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एबिलिटी मतलब ऐसी एबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को वो बीच में ला सके और शेयर कर सके। मतलब अब वही शेयर कर सकता है जो न्यूक्लियस से दूर होगा।
अगर साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर को निकलना डिफिकल्ट होगा। और अगर न्यूक्लियस से दूर होगा तो इजिली अट्रैक्शन फोर्स कम होगा न्यूक्लियस के साथ, तो इजिली निकल के सेंटर में आ सकता है। तो इसके खींचने की पावर यानी पोलराइजिंग पावर, इसके डोनेट करने की एबिलिटी पोलराइजेबिलिटी, अगर ये हमारे पास दोनों हाई हो तो बेटा कोवेलेंट करैक्टर मैक्सिमम होता है। क्योंकि बॉन्ड जैसे ही बीच में आया वैसे ही हमारे पास क्या होता है बेटा, बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बीच में आए वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग वाली पॉइंट आ जाएगा। पावर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब हमारे पास ये जो पावर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, मतलब यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो इसी बेस पे बनेगा। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करते हैं यहां पर इस तरीके से। हमारे पास ये देखिए कि कैटाइन की पावर, पोलराइजिंग पावर, अगर मैं इसको पीपी लिखूं और इसको पीबी लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि पीपी तभी ज्यादा होगा जब कैटाइन का साइज जो है वो छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि वो जितना साइज छोटा होगा उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हमारे पास उस कम एरिया में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये साइज ज्यादा होना, छोटा होना किस पे डिपेंड करता है, कैटाइन के चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी मैक्सिमम होना चाहिए। मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, ये पोलराइजिंग पावर की बात हो रही है, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। अब पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं, पीबी की। तो पीबी अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या देखना होगा, एनायन का साइज। तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली देना तभी चाहेगा जब उसका साइज बड़ा होगा, यानी मैक्सिमम होगा। मैं इसको लिख सकता हूं मैक्सिमम। और दूसरी बात, यहां पर साइज मैक्सिमम कब होगा, जब एनायन पे चार्ज भी मैक्सिमम होगा। तो ये सबने पढ़ा होगा 11th में, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा उतना साइज स्प्रेड करता है, तो उतना इंक्रीज करेगा, तो चार्ज भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो इस सिचुएशन को यहां पर रिलेट करें, तो रिलेट कैसे करेंगे, जस्ट लाइक एक बेसिक फॉर्म आपके सामने बना रहा हूं। इस तरीके से हमारे पास सपोज करिए हाइड्रोजन है, और इस तरीके से एक हमारे पास, जस्ट वेट, इस तरीके से एक हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, और इस तरीके से हमारे पास तीसरा हाइड्रोजन है। ओके, तो ये जो है पूरा हमारे पास इस बेस पे कुछ इस तरीके से एक ग्रुप अटैच हुआ है जो ओवरलैपिंग करके हेलोजन ग्रुप है। अगर मैं एक्स ही लिख लूं तो इस पे सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और इस पे सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे भी रहा है इसको, और साथ में कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है। तो बेसिकली बेटा उसको कुछ इस तरीके से दिखाएं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ओके, जस्ट वेट, उसको कुछ इस तरीके से बनाएं। ठीक है, इस तरीके से बनाएं। ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ शेयरिंग में भी आया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ शेयरिंग में भी आया।
तो ये जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी किया प्लस बॉन्ड भी बनाया, और ये धीरे धीरे आपका निकल जाएगा कंप्लीटली। तो ये चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, यही स्ट्रक्चर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां पर देखिए ये पूरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये पोलराइजेशन की वजह से ही चलेगा, ड्यू टू पोलराइजेशन, which is the most important concept for complete this situation। तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को इसकी ओर को दिया भी, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीटली, एक टाइप से बोलूं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पर लेके आ जाएगा। ये खींच रहा है तो वो एरो मैंने इस तरीके से दिखाया कि ये खींच रहा है, इसकी खींचने की टेंडेंसी पोलराइजेबिलिटी, इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी, सॉरी इसकी खींचने की टेंडेंसी पोलराइजिंग पावर, और इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी पोलराइजेबिलिटी। तो वो इलेक्ट्रॉन को यहां ले आएगा। जैसे ही देखो, आप ऐसा तो नहीं कि कंप्लीट खींच सकता है, कंप्लीट तो नहीं ले सकता है, तो वो शेयरिंग में ले आएगा, और जैसे ही शेयरिंग में लाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंटर पे आएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंटर पे आएंगे तो बेटा मैं कह सकता हूं कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही इस सेंटर में आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली हमारे पास जो जस्ट हाँ, कंप्लीटली हमारे पास जैसे ही इस सेंटर पर आए तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को कंप्लीटली ये समझ में आ रहा होगा। इसी बेस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि यहां पर किस तरीके से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और एक और पॉइंट जो मैं मेंशन कर दूं कि कैटाइन यहां पर हर हमेशा किसको लिया जाएगा, कैटाइन फिक्स कर देता हूं बेटा। कैटाइन क्या होगा, कैटाइन हमारे पास हर हमेशा यहां पर ओनली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, चाहे वो सिग्मा पॉजिटिव हो चाहे वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, यही कहलाएगा, यही होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हमें दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि हमारे पास जब भी हम कैटाइन की बात करेंगे तो हमें एक ही चीज पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा इस टेबल में के फॉर्म में किस तरीके से मैं दिखा रहा हूं बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये पीरियोडिक टेबल की बात कर दी, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये लेफ्ट टू राइट पाथ है, तो यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होती है, इसको लिख रहा बहुत जरूरी है मेरे लिए, और बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है। और अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो इस सिचुएशन में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज करती है, जबकि बेसिसिटी हमारे पास डिक्रीज करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया है जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए। ओके, सो आई होप कि बेटा आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। ओके, सो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ, अब मैं पूरा मेंशन कर रहा हूं उस पॉइंट को, आप प्लीज देखिएगा। इन केस ऑफ सेम डोनर एटम देन सेम डोनर एटम, उस केस में बेसिसिटी विच इज इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी जो है बेटा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बराबर हो जाती है, यानी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम हो जाएगी। इसका मीनिंग ये रहेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल इस तरीके से है, RO नेगेटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव एंड PHO नेगेटिव एंड RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड RS डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वन बाय वन देखते हैं। देखिए बेटा, यहां पर मैं मेंशन करते हुए चलूं, यहां पर सबसे पहले ध्यान देना कि ये प्लस आई लग रहा है,
ये प्लस आई है, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कितने होंगे 5R होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर 2 इक्विवेलेंट मैं लिख देता हूं इक्विवेलेंट RS होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर भी RS लिख देते हैं। और यहां पर क्या होंगे, ये वीक बेस है, पहले तो इसको समझ लीजिए, और ये 3 इक्विवेलेंट RS दिखाएगा। तो अब एक चीज सबसे पहला पॉइंट यह है कि मैं आपको बार बार बोल देता हूं बेटा, जहां पर भी इक्विवेलेंट RS होगा, ये फिक्स कर दे रहा हूं, जहां पर भी इक्विवेलेंट RS होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, जहां पर भी इक्विवेलेंट RS होगा, इट इज द मोस्ट स्टेबल। तभी वीक बेस है, अगर मोस्ट स्टेबल होगा बेटा तो ये डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं ऑर्डर देखूं तो उसके बेस पे लेफ्ट टू राइट अगर हम चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर मैं इस पाथ में आऊं बेटा, इधर को हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी। चलो इसको दूसरी लाइन पर लिख लेते हैं, एंड डिक्रीज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ताकि आपको दोनों चीज पता चल जाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। देखो यहां पर क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पर क्या है कि कोई डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, जबकि यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर चले जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा अपने आप। यहां पर भी वो अंदर मूवमेंट कर सकता है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्विवेलेंट RS आ जाएंगे, और यहां पर वो 3 इक्विवेलेंट RS दिखा रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, यहां पर भी इक्वल, यहां पर भी इक्वल, तो वो 3 पार्ट में चले जाएगा, इसलिए 3 इक्विवेलेंट RS हमें दिखाएगा, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, सबसे लेस ही हो जाएगा। आई होप कि ये बेटा हमें आपको जो बताया बेटा वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगर बेटा ऐसा होता है तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल चीज साथ में चलती है। तो एक्सेप्शन क्या होता है बेटा, इस चीज को समझ लो। एक्सेप्शन में हमारे पास एक्सेप्शन में क्या है, एक एक्सेप्शन आपके सामने मेंशन कर रहा हूं कि सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन में, लाइक दिस वन, CH3 CH3 CH3O नेगेटिव, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है CH3 CH2O नेगेटिव। ठीक है, दोनों एल्कोक्साइड आयन है, दोनों एल्कोक्साइड आयन है। इसको मैं लिख देता हूं, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, इसका नाम भी लिख देता हूं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, शॉर्ट फॉर्म में ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ओके, और ये ETO नेगेटिव, यानी ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दीजिए इन दोनों के लिए इनका ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला कि ऊपर ये केस है तो वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब इधर से इधर को न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी भी डिक्रीज हो रही है, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो पहले बेसिसिटी ऑर्डर को बना लेते हैं। बेसिसिटी ऑर्डर इज फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। यहां पर क्या होता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आया, देखो बेटा इसको समझाना मेरे लिए बहुत इजी है, कैसे मैं आपको बताता हूं। याद करो बेटा, हमने बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसी में आगे, जब हम न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिक फिनोमेना, ठीक है, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, और बेसिसिटी इज द थर्मोडायनेमिक फिनोमेना। तो बेसिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा एच पे, यानी एंथैल्पी पे डिपेंड कर रही है, तो वो एंथैल्पी के बेस पे ही चलेगी, ठीक है। इसका मतलब उसको
बल्कि ग्रुप से कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसको केवल अपना इलेक्ट्रॉन दे देना है। उसको बल्कि ग्रुप, जितना बड़ा ग्रुप होगा बेटा, यहां डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो रही है। देखो यहां डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई प्लस आई की वजह से, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि बेसिसिटी का काम ही है डोनेट करना, ओनली डोनेट करना। बेसिसिटी के केस में ओनली डोनेट। न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में आपको ये पता है कि डोनेट एज वेल एट इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो है बेटा, यहां पर रिएक्शन भले ही स्लो चले, मैं फिर से ये बोल रहा हूं बेटा, यहां रिएक्शन भले ही स्लो चले, लेकिन रिएक्शन स्लो चलने के बाद भी एंथैल्पी ही रिलीज करेगा, तो वो एंथैल्पी के बेस पे ही चलने वाला है। तो रिएक्शन का यहां पर कोई मीनिंग नहीं है। किसके बेस पे बेटा? कि रेट के बेस पे, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक फिनोमेना को बता रहा है, जबकि ये रेट को बताएगा, क्योंकि हमने बात की रिएक्टिविटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। हमें उसको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लेके आना है। तो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, अब बल्कि बेस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है तो उसको मूव करने में भी टाइम लगेगा, बड़ा है, साइज बड़ा है तो उसको मोशन करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी कम, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास सेकंड की ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस एक और क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, क्वेश्चन है, लेट्स सी, देखिए, एन दिस वन, ओके, यहां पर एक एल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पर भी एक एल्काइल ग्रुप लगा है, ओके। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, ओनली एन, ओके। सो अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं हम ऑर्डर बनाए तो बेसिसिटी जो ऑर्डर होगा वो फिर से यही कहूंगा बेटा कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, जैसे हमने यहां किया था। मैं फिर से आपको दिखा दूं, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, बिकॉज फिर से वही बात आती है कि बेसिसिटी इज द थर्मोडायनेमिक फिनोमेना, बट in case of nucleophilicity it depend on the rate of reaction, and that means it is a kinetic phenomena. So nucleophilicity of second one is greater than first one. I hope understand my point, and if in case आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है बेटा तो प्लीज आप मेंशन करिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में भी समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में भी प्रॉब्लम होती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या, ये भी आप थोड़ा सा समझ लो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करिए बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल है SF4। SF4 में हम वाटर ऐड करते हैं ना, तो वो वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना लॉन पेयर ऑक्सीजन जो दे देता है वो सल्फर को दे देता है SF4, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होना स्टार्ट कर देता है। जबकि इन केस ऑफ SF6 प्लस H2O यहां कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों बेटा, इस चीज को समझिए, इस चीज को थोड़ा सोचने की कंडीशन में आइए। होता क्या है बेटा, मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस को समझाने की कोशिश करी। एक्चुअली SF4 का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। SF4 का स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियरली पता चल रहा है तो बेटा SF4 हमारे पास इस टाइप से मैंने अरेंज कर दिया। तो अब वाटर के पास स्पेस है ना, वो यहां फ्रंट से भी आ सकता है, मतलब इस S के फ्रंट से भी आ सकता है, यानी ऊपर और नीचे जैसे हम बोलते हैं, फ्रंट से भी आ सकता है, बैक से भी आ सकता है, आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऊपर से, नीचे से, फ्रंट से और पीछे से, कहीं से भी आ सकता है। वाटर मॉलिक्यूल इट मींस यहां से आ सकता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इट मींस यहां से आ सकता है। इस टाइप से ये कंडीशन आपकी चलेगी, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। बट इन केस ऑफ SF6 आपको पता होगा बेटा कि SF6 का हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो ऑक्ट्राहेड्रल होता है। तो हर एक फ्लोरीन 4 आपके इस प्लेन में दिखेंगे एक टाइप से, ठीक है, और 2 फ्लोरीन यहां पर होंगे। अब इनको अरेंज कैसे कर दिया जाता है, मैं पूरा अरेंज कर देता हूं आपके सामने। ये देखिए, दूसरे कलर से आपको अरेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, ये फ्लोरीन इसके साथ भी अरेंज होता है,
और इसके साथ भी अरेंज होता है, और साथ में इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है। ओके, सेम वे इसके साथ भी अरेंज है। सेम वे अगर हम इस फ्लोरीन को देखें, ये फ्लोरीन भी ऐसे ही अरेंज होता है। जस्ट वेट, ये फ्लोरीन भी इसी तरीके से अरेंज होता है, देखिए, और ये इसके साथ भी अरेंज होगा, यहां पर भी अरेंज होगा। तो क्या हुआ, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन गया। अब वाटर मॉलिक्यूल के लिए कहीं से भी जाना डिफिकल्ट हो रहा है। मतलब हर एक पाथ, मैं यहां पर मेंशन करते हुए चल रहा हूं, हर एक पाथ उसके लिए डिफिकल्ट है, जो अटैच नहीं हो सकता है। अगर अटैच नहीं होगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उस बेस पे वाटर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट नहीं हो सकता है, और जब अटैचमेंट ही नहीं हो रहा है बेटा, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। तो इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये क्राउडेड स्ट्रक्चर है, एक टाइप से बोलते हैं क्राउडेड मतलब स्पेस नहीं होना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस बोल देते हैं। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल यहां पर अटैच नहीं हो पाता है, इसलिए कोई रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं हो पाएगी। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को यह पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि इसके बिना काम नहीं होने वाला है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बेस पे आप न्यूक्लियोफाइल को समझ सकते हो, जिसके बेस पे आप न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को समझ सकते हो, और तब जाके आपको यह क्लियर होगा कि हम न्यूक्लियोफाइल को कहां पर किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, तो हम ये पहचान पाएंगे कि वहां पर SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, SNI है, SNAR है, SNTH है। तो ये बेसिक पॉइंट है बेटा। इन बेसिक चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, सो हमारे ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ के आप लोगों के कोई भी डाउट पहले नहीं रहने वाले हैं, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। अगर इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइए और हमसे जुड़िए, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, तो हम हर एक टाइप के आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। हम बेटा आपके फ्यूचर के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक चीज बताना चाहता हूं बेटा। मार्केट में आज के टाइम में बहुत ज्यादा ये सिनारियो हो चुके हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है बेटा, वो हर एक पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आप हमारे वहां पर आइए, हम ये फैसिलिटी देंगे, ये चीज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बोल देता हूं, हर एक कोचिंग में एक स्टार्टिंग के आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, बेटा हमने ये देखा हुआ है, हम इस चीज को फेस कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व भी करते हैं। हमसे कैसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो ये चीज के टच में रहते हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4th मंथ बच्चा क्या होता है कि वहां जुड़ा रहता है, तो वो टीचर लोग उनको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, लेकिन आफ्टर 5, 4, 6 मंथ के बाद, ठीक है, वो 4, 5, 6 मंथ के बाद क्या होता है, बच्चा वहां पर एक टाइप से फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट करता है। क्योंकि अगर वहां पर जो बच्चा अच्छा कर रहा है बेटा, वो उसको उसी पे फोकस करते हैं। जो बच्चा अच्छे से होते हैं बेटा, हर एक बच्चे की मेंटेलिटी है, तो जो बच्चा अच्छा नहीं करता उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो अब यार, जब आपने जो फीस दी है, वो फीस तो आपने भी उतनी दी है ना। तो अब एक चीज सोचिए, आपने भी उतनी फीस दी है, एक अच्छा जो काम कर रहा है उसने भी फीस उतनी दी है, तो आपको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता है? इसी वजह से बेटा वहां बच्चा फ्रस्ट्रेट होके ना, वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और बेटा देखिए, मैं फिर से आपको बताऊं, ये जो बड़े मार्केट में जो ब्रांड बैठे हैं, ये कहते हैं, हमारे यहां एक किस्सा कहते हैं बेटा, मैं फिर से आपको बताऊं कि जो बड़े बड़े हैं ना, इनके चोंचले बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनका काम करने का जो
तरीका होता है वो केवल धंधा होता है। मतलब एक टाइप से इनको बिजनेस करना है, इनको आपके फ्यूचर को नहीं देखना है। तो सो प्लीज आप इस पर्टिकुलर इस टाइप के सिनारियो से बचिए और इस टाइप के सिचुएशन से थोड़ा सा दूर होके आप हमारे साथ जुड़िए। मैं इसी वजह से कमिटेड कर रहा हूं कि हमारी टीम, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, आप एक बार केवल सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जुड़िए बेटा, तो मैं आपको यह कमिट करता हूं कि आपके हर एक प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और हर एक टीम मेंबर हर एक प्रॉब्लम के आपका सॉल्यूशन देगा। और हमारे यहां पर हर एक बच्चे पर 1 बाय 1 फोकस करते हुए, हर एक स्टूडेंट को इक्वली कंसीडर करते हुए हम उसको आगे लेके चलते हैं। हमारे लिए बहुत लोअर लेवल का स्टूडेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो एक टैलेंटेड स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत लो लेवल स्टूडेंट को पढ़ाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है और उसी वजह से बेटा हम उसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारी ऑनलाइन पाठशाला जो लेके आए हैं बेटा। सो प्लीज फिर से मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, प्लीज मोस्ट 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 वेलकम हमारी ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए। और भी आप लोग अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए और आगे इसको फॉरवर्ड करिए, जितने ज्यादा लोग हों वो जुड़ सकें। और हमारा बहुत बड़ा एम है, हम जो टीम है हम लोगों का एक ये एम है कि गरीब से गरीब और वीकेस्ट से वीकेस्ट स्टूडेंट जो अपने को यह समझता है कि मैं कंपटीशन नहीं कर सकता हूं, ऐसे स्टूडेंट को भी हम पढ़ाएं। ये हमारी इच्छा है, हमारी टीम का पूरा एक पोटेंशियल है कि वो एक स्पिरिट ऐसा लेके चले कि वीक से वीक स्टूडेंट को भी हम पढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और उस तक हम अपने कंपटीशन के हर एक कॉन्सेप्ट को लेके चले। सो बेटा प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड करिए, अपने फ्रेंड सर्कल पे भेजिए, जितना हो सके इस वीडियो को, जितना हो सके बेटा इन सभी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और उनको जुड़ने के लिए बोलिए। और एक बार जरूर हमारे साथ, हमारी ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ के हमारे साथ आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से ब्राइट देखते हुए बेटा हमारे साथ अपने फ्यूचर को 100%, अपने एम को 100% फुलफिल करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।